जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो एक पाकिस्तान के लिए बड़ा लेसन है कि जो इंडिया की इकोनॉमी है दैट इज़ ग्रोइंग एट 7.8% फ्रॉम दिस जनवरी टू मार्च। ये जो पिछला क्वार्टर गुजरा है। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि इलेक्शंस हो रहे हैं, इलेक्शन सीजन है। दे आर गोइंग थ्रू द मिडल ऑफ द इलेक्शंस। और जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कह रहे हैं कि जो परफॉर्मेंस है दैट इज बीटिंग एक्सपेक्टेशंस। मतलब परफॉर्मेंस हाई है, एक्सपेक्टेशंस लो थी। मींस के एक्सपेक्ट कम कर रहे थे लेकिन परफॉर्म ज्यादा किया उन्होंने। ये है वो चीज जो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की होनी चाहिए। हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, परफॉर्मेंस जीरो। उनकी एक्सपेक्टेशंस उन्होंने कम रखी हुई थी एंड परफॉर्मेंस उनकी बहुत ऊपर है। अब एंड देन दे आर ग्रोइंग किस चक्कर में? अब वो ग्रो कर रहे हैं इन द मिडल ऑफ द इलेक्शंस। पूरी दुनिया के आप इलेक्शंस उठा के देख लें, इलेक्शंस के बीच में कभी ऐसे नहीं होता। इलेक्शंस के बीच में हमेशा एक अनसर्टन एनवायरनमेंट होता है। पॉलिटिकल पार्टीज एक बात कर रही हैं, गवर्नमेंट एक बात कर रही है, ऑपोजिशन एक कर रही है, टेम्परेचर उठा हुआ है। मतलब एंड यू आर अ डेवलपिंग कंट्री, यू आर नॉट अ डेवलप्ड कंट्री। अब हुआ क्या है कि जीडीपी ग्रोथ रेट जो थी दैट वाज प्रिडिक्टेड 6.7%। इकोनॉमिस्ट ने ये किया था, सॉरी 54 इकोनॉमिस्ट ने ये प्रिडिक्ट किया था एक रॉयटर्स जो न्यूज एजेंसी है उसके पोल के अंदर। एंड मजे की बात यह है कि लेकिन इकोनॉमी 8 या 4 तक चली गई। सो ये जो लेटेस्ट फिगर्स आ रही हैं कि जो इंडिया की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो तकरीबन पिछले फिस्कल ईयर में 8.2 पे गई है, 7% से। सो आपने देखना ये है कि 54 दुनिया के जो इकोनॉमिस्ट हैं, 54 इकोनॉमिस्ट दुनिया के जो हैं, उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने इस चीज को मेक श्योर किया कि व्हेन दे टॉक अबाउट इंडियन इकोनॉमी, दे विल सी दिस वेरी क्लियरली कि भाई हमें ये इतना को ये ग्रो करेगी, लेकिन वो बहुत ऊपर निकल गई। अब क्वेश्चन ये है कि जो जिसे वो कहते हैं ना, जो जो ग्रोथ है वो कहा जा रहा है कि कमोडिटी प्रोडक्शन सेक्टर्स में थी, सर्विस सेक्टर्स में नहीं थी। इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्शन है दैट हैज कम बैक इन इंडिया अर्लियर। इंडिया को ये बड़ा एडवांटेज है कि इंडिया का सर्विस सेक्टर बड़ा तगड़ा है। और ये जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है और जो एक्सटर्नल डिमांड्स है, ठीक है, ये बहुत हाई है। क्योंकि डोमेस्टिक कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा है, एक्सटर्नल डिमांड्स भी हैं। अमेरिका कह रहा है कि जी सारे का सारा जो सप्लाई चेन है वो शिफ्ट करें, सारी की सारी। वो जिसे कहते हैं ना कि अब मैन्युफैक्चरिंग जो है, जिसे वो कहते हैं ना कि मैन्युफैक्चरिंग चाइना से शिफ्ट करनी है और कहाँ पे लेके आनी है? इंडिया के अंदर। दैट इज द पॉइंट। मैं वो जिसे कहते हैं ना, ये जो चीज़ है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ये बहुत इंडिया का कहते हैं तेजी से काम कर रहा है। लेकिन अभी प्राइवेट सेक्टर जो है वो उस तेजी से नहीं जा रहा जिस तेजी से जाना चाहिए। ये कहा जा रहा है कि दैट इज स्टिल वीक। माइनिंग सेक्टर उनका बड़ा तेज गया है। ओवरऑल ग्रोथ जो है वो इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा जो है वो हुई है। और अब अच्छा, मज़े की बात यह है कि इसके भी निकले जिसमें जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो उनके स्टेट रन बैंक्स वगैरह हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो पैसेंजर व्हीकल सेल्स है, एयरपोर्ट पैसेंजर ट्रैफिक है, गुड्स है, सर्विस टैक्स कलेक्शन है, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन है, गैसोलीन कंजम्पशन है, इसमें बहुत ज़्यादा एक मोमेंटम है, पर्टिकुलरली एट द अर्बन लेवल, यानी कि शहरों में। सो इट मीन्स कि उनकी अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास इतने ज़्यादा पैसा आया है कि व्हीकल सेल्स भी बढ़ी हैं, मीन्स की कीमतें भी बढ़ रही हैं, गाड़ियां भी वो खरीद रहे हैं। फिर एयरपोर्ट पैसेंजर ट्रैफिक बड़ी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। एयरपोर्ट पैसेंजर ट्रैफिक मीन्स कि वो इंटरनली बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं। ये जो रिसेंटली बात चली थी कि इंडिया तकरीबन 2000 के करीब नए जहाज ऑर्डर कर रहा है, वो किस लिए कर रहा है? बिकॉज उनको पता है कि हम बहुत बड़ी मार्केट है। सो दे रियली नीड बिग जहाज। उसकी वजह ये है, इफ दे आर यूजिंग दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, इसको अगर वो डायरेक्ट फ्लाइट्स देते हैं ऑस्ट्रेलिया,
एशिया पैसिफिक, मिडल ईस्ट, क्योंकि इंडियंस की तो अपनी बहुत सारी फ्लाइट्स हैं। अब आप देखें, अमूमन ये ऐसे होता है कि जब हम दुबई जाते हैं, कतर जाते हैं, या हम अबू धाबी जाते हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी फ्लाइट्स इंडिया से आ रही होती हैं। मतलब आप वो चार्ट देखते हैं ना जहाँ पे फ्लाइट्स लिखी होती हैं, बहुत सारी फ्लाइट्स इंडिया जा रही होती हैं। वो सारा कस्टमर तो एमिरेट्स ले गया, वो सारा कस्टमर तो इत्तेहाद ले गया, वो सारा कस्टमर तो कतर ले गया। सो इंडिया इज वर्किंग कि दुनिया को सेल्फ रिलायंस की तरफ लेके जाना है, तो भाई आप अपने जहाज, तो एयर इंडिया, तो ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको कहो भाई आओ मैदान में आओ, और इंडियन कस्टमर का भी फायदा उठाओ, और वो लोग जो पाकिस्तान इंडिया जाना चाहते हैं उनका भी फायदा उठाओ। सो यही वजह है कि स्टेट बैंक इंडिया का, ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो ये कह रहा है कि सर्विस टैक्स कलेक्शन ज़्यादा हुआ है। मीन्स के जो यंग लोग हैं, मिडिल क्लास, बहुत ज़्यादा टैक्सेशन नेट में आ रहे हैं। अब होता ये है ना कि फ्रीलांसर का ये होता है कि द मोर द फ्रीलांसर्स वर्क, देयर टैक्स इज डिडक्टेड इमीडिएटली, उनका टैक्स बड़ी इमीडिएटली डिडक्ट हो जाता है। दैट्स वेयर हम तो, पाकिस्तान का तो प्रॉब्लम ये है ना कि हम अपने फ्रीलांसर्स को इंटरनेट नहीं देना चाहते। वो ज़रा सा काम कर रहे होते हैं, इंटरनेट टूट जाता है, कमज़ोर है इंटरनेट, उस तरह है नहीं है। हम अपनी कंपनीज पे प्रेशर नहीं डालते। फिर जब ट्विटर बंद होता है पाकिस्तान में, इलेक्शन वाले दिन सारा इंटरनेट ही बंद कर दिया। गो के सेलुलर सर्विस बंद होती है, लेकिन दूसरी सर्विस बंद होती। लेकिन रिमेंबर दिस, द मार्केट्स वर्क इन एन एनवायरनमेंट। if markets are working where the environment is jittery, मार्केट कंडीशन ऐसे है कि पता नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा, क्या होगा क्या नहीं होगा, लाइट आएगी जाएगी, क्या होगा, दैट इज नॉट गुड फॉर फॉर एनी कंट्री, किसी के लिए अच्छा नहीं होता। सो उनको ये तेल की कंजम्पशन में, इसीलिए तो इंडियंस आर ट्राइंग टू, ये जो तेल की कंजम्पशन बढ़ रही है, उनको पता है कि हम तेल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सो दे कॉल इट एज ए डी रिस्किंग। वी हैव टू हैव आवर ओन एनर्जी रिजर्व्स। अमेरिकन क्या कहते हैं, अमेरिकन कहते हैं हमारे पास तो बहुत बड़े एसेट्स पड़े हुए हैं तेल के, ठीक है जी, स्ट्रेटेजिक रिजर्वायर्स पड़े हुए हैं। इफ अमेरिका डजंट हैव स्ट्रेटेजिक रिजर्वायर्स ऑफ ऑयल, तो अमेरिका क्या हुआ, वो तो फिर इंडिपेंडेंट अमेरिका नहीं है, वो तो मिडल ईस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। याद होगा जब कोविड आया तो उन्होंने कहा जी कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो कि इंडिया के पास हैं, तो ट्रंप ने धमकी लाती है ना कि हम उनसे ले लेंगे, दे विल हैव टू गिव अस, वी विल गेट फ्रॉम देम। मतलब वो ने क्या खींच दिया। अब इसी तरह आईएमएफ की तरफ चले जाएं, अब यहाँ अभी अगर डीजल कंजम्पशन की तरफ चले जाएं या गैसोलीन कंजम्पशन की तरफ चले जाएं, ठीक है जी। इसी तरह जो मोटर बाइक की जो सेल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सो इट मीन्स के द मिडिल क्लास इज गोइंग वेरी फास्टली, लोग गांव से निकल के शहर की तरफ बड़ी तेज़ी से आ रहे हैं। अब ये जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसने भी ये कहा है कि इंडिया जो है जापान को ओवरटेक कर रहा है as a fourth largest economy in 2025. It's just a matter of year. It's just a matter of year कि Indian GDP will likely be at $4.33 trillion in 2025 as compared to Japan, which will be 4.31. So 33, 4.33 and 4.31. इतना एक्यूरेट प्रोडिक्शन है, इतनी इंडियन मार्केट की समझ है कि वो कह रहे हैं कि इतने पॉइंट से इंडिया आगे निकलेगा 2025 में। इट मीन्स इतनी क्रेडिबिलिटी है, इट मीन्स इतना स्टेबिलिटी है। ये है वो चीज जिसको तरफ वो देख रहे हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं ना 2026 में वो 25 में वो जापान को कर रहे हैं, 26 में आई थिंक वो जर्मनी को भी कर रहे हैं। सो इट्स अ मैटर ऑफ ईयर, 2 3, ठीक है जी। और गो के इंडियन जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले में इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब वो तगड़ा नहीं हुआ। और जैसे वो कहते हैं ना, हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ी इंटरवेंशन की, और इस वक्त भी मेरे ख्याल 83 रुपीज़ का समवेयर, इतना 83, 84, 85 इतना ही होगा कहीं डॉलर, $1 इंडियन रुपी। मतलब इट मीन्स इंडियन रुपया उस तरह नहीं टिक रहा, रुपया तगड़ा नहीं हो रहा, लेकिन ओवरऑल साइज ऑफ इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब देखना ये है कि ये जो चीज़ें हैं, हाउ दे गो इट। एंड जैसे मैंने वो कहा ना, देर इज दिस इज ऑल प्रिडिक्टेबिलिटी, दिस इज ऑल स्टेबिलिटी। सो यूएस, चाइना एंड जर्मनी, सो इफ इंडिया क्रॉस जर्मनी एंड जापान, रिमेंबर इंडियंस जो है ना वो वेस्ट को मुश्किल में डाल देंगे। ये अभी याद रखिएगा बात को, इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट इजी। वो वेस्ट को मुश्किल में डाल देंगे। उन्होंने पहले ही, एंड देन इफ नरेंद्र मोदी डज इट, एक 2 3 दिन रह गए हैं, अब आज 1 जून है, 2 दिन रह गए हैं,
परसों पता चल जाएगा। मोदी साहब पूजा तो बड़ी कर रहे हैं, वो उन्होंने काम भी बड़े किए हुए हैं, पूजा भी कर रहे हैं, उन्होंने एक एनवायरनमेंट भी बनाया है। पाकिस्तान में जो इलेक्शन से पहले पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है ना, वो एक एनवायरनमेंट बनाती है कि किस पॉलिटिकल पार्टीज को जाएं, की तरफ जाएं। ठीक है, इंडिया के अंदर इंडियन प्राइम मिनिस्टर विद द सपोर्ट ऑफ सो मेनी इंस्टीट्यूशंस विद मीडिया एंड ऑल दैट, दे हैव आल्सो क्रिएटेड एन एनवायरनमेंट। उन्होंने भी एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश की है कि अब देखते हैं वो किस हद तक कामयाब होते हैं। ये तो अब जून के 4 जून के फैसले से ही पता चलेगा। लेकिन द बेस्ट थिंग ऑन इंडियन डेमोक्रेसी इज वन, इकोनॉमी चल रही है, लोग दे आर ऑल सिक्योर, कोई टेंशन नहीं है यार। मतलब आप हमारे पास देखें, कल पाकिस्तान के वजीर आजम ने फैसला किया पेट्रोल 15 रुपये कम के। फाइनेंस मिनिस्टर ने राती क्या गलत करता है, इसको 10 रुपये और कम करें, उन्होंने कहा जी 4.5 रुपये कम कर दिया, हम 15 रुपये कम नहीं कर सकते। ये है पाकिस्तान। वजीर आजम कोई फैसला कर रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर कोई फैसला कर रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है आई एम इन टॉक्स विद IMF, हाउ कैन आई डू दिस, हाउ कैन आई डू दिस, आई हैव टू, मतलब आई एम आंसरेबल टू IMF। अब जो हमने फाइनेंस मिनिस्टर लगाया हुआ है, largely he's looking into the interest of Pakistan, but he's also safeguarding is his interest while dealing with the IMF। इंडिया को IMF को जवाब नहीं देना पड़ता, वो 20 रुपये ऊपर कर दें या 20 रुपये नीचे कर दें, इट इज ऑल अबाउट व्हाट नरेंद्र मोदी की डायरेक्ट बात है अपनी अवाम के साथ, दैट इज सॉवरेनिटी। ये है सॉवरेनिटी। इंडिया की जो डेफिनेशन है सॉवरेनिटी की वो बिल्कुल डिफरेंट है। इंडियन डेफिनेशन ऑफ सॉवरेनिटी जो है, when they are in de-risking, that is how they define। मतलब कि हमें अपने जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनमें वी हैव टू बी इंडिपेंडेंट। हमें एनर्जी रिसोर्सेज पे किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉवरेनिटी। हमारी डेफिनेशन ऑफ सॉवरेनिटी क्या है? IMF आता है, कहता है पेट्रोल ये ना कर दो, PIA बेच दो, डीजल लैंच कर दो फलान, और उसमें IMF का कोई फायदा कसूर नहीं है, कसूर हमारे अपने हैं। लेट्स नॉट कास्टिगेट IMF, लेट्स नॉट पुट अ स्पॉटलाइट ऑन देम, दिस इज ऑल आवर फॉल्ट। हमारे पॉलिटिशियंस को नशे चढ़े हुए थे नौकरियां देने के। और मैं एक और बात भी है, पॉलिटिशियंस को ज़्यादा नशे चढ़े हुए थे, बट एस्टैब्लिशमेंट जब पॉलिटिशियंस को तंग करती है, व्हेन दे आर रनिंग द शो, जब वो तंग करती है उन्हें, तो फिर वो क्या करते हैं, फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा नवाजना चाहते हैं अवाम को, सो दैट दे विल रिमेन पॉपुलर अमंग पीपल, पॉपुलर अमंग सोसाइटी। वो नौकरियां देना चाहते हैं, वो बहुत कुछ करना चाहते हैं होते हैं। सो ये चीज़ें हैं। अब आप UN के इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे देखें एशिया के एंड एशिया पैसिफिक के हवाले से, ठीक है जी, वो भी इंडियन इकोनॉमी को बड़ी पॉजिटिव, वो कहते हैं दिस इज अ ब्राइट स्पॉट, पूरे रीजन में इंडिया इज अ ब्राइट स्पॉट, फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर डेवलपिंग इकोनॉमी। अब होता क्या है, IMF अलहदा मॉनिटर कर रहा है, कंट्रीज इंडिविजुअली अलहदा मॉनिटर कर रहे हैं, मल्टीलैटरल फोरम्स अलहदा जो है वो कर रहे हैं। एशिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी वो जो है वो कह रहे हैं जी ठीक है जी, वो जो है वो अलहदा कर रहे हैं, जापान चाइना सारी बातें आगे हैं। सो जब जापान पीछे नीचे आगे चाइना रह जाएगा। So when they come in Asia, where to go? Let's go China, let's go Japan, let's go India. That is where the Western world talking. So UN का जब इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे होता है तो दे डू इट इंडिपेंडेंटली, वो इंडिपेंडेंटली करते हैं। अमेरिका इंडिपेंडेंट करता है, IMF इंडिपेंडेंट करता है, अदर बायलैटरल जिनके साथ बिजनेसेस हैं वो इंडिपेंडेंट कर रहे थे। दैट्स हाउ दे आर मूविंग, एंड एवरीबॉडी इज कमिंग अप विद सच काइंड ऑफ अ माइंडसेट एंड एवरी विद सच काइंड ऑफ अ रिपोर्ट्स के तहत आ रहे हैं। ठीक है जी, मतलब क्या चीज़ है यार। और इतने साढ़े साढ़े वजीर आजम को नहीं पता मैं पेट्रोल 10 रुपये करना है कि 5 रुपये करना है। वजीर आजम नोटिस और जारी करता है, फाइनेंस मिनिस्टर से पीछे से नोटिस और जारी कर देते। ये है वो चीज़ें सीखने वाली हैं, हमें इस चीज़ में देखना है। अब मोदी साहब की जो, मेरा ख्याल है कि वो जो मोदी साहब वाराणसी से जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक है जी, वाराणसी इज़ नोन एज ए टेम्पल टाउन, ठीक है जी, यूपी के अंदर, जहाँ से नरेंद्र मोदी है चोजन कि वो अपनी पार्लियामेंट्री सीट जो है वो करेंगे। मेरा ख्याल है आज वहाँ पे वो होने जा रहा है 7th फेज। दिस इज द 7th फेज जनरल इलेक्शंस का। आप इमेजिन करें व्हाट अ जाइगेंटिक इलेक्शंस। 36 स्टेट्स हैं, फेडरली गवर्न टेरिटरीज हैं,
और किस पैमाने पे जिसे वो कहते हैं ना कि वो कर रहे हैं बिगेस्ट इलेक्शन, लेकिन इकोनॉमी को कोई टेंशन नहीं है। 970 मिलियन लोग वोट डाल रहे थे, 970 मिलियन वोट एलिजिबल है, जारी बात है इतने डालते तो नहीं है। मोदी साहब तीसरी बार देख रहे हैं, 5 साल ही फीस देर। रिमेंबर, अब ये बात हो रही है मोदी कैसा इंडिया चलाएगा। आधा इंडिया डरा हुआ है, दोज हु आर एंटी मोदी, एंड आधा इंडिया जो है वो खुश भी है कि हाँ यार ये आएगा तो ठीक है। मैंने आपको कहा था ना कि एक ऐसा लड़का जो मोहल्ले में कामयाब हो जाता है ना, तो घर वाले उसे कहते हैं यार इसकी गल सुन, जब उसको नौकरी मिल गई थी, उसको वही हो गया था, उसने पढ़ा अच्छा, उससे जाओ बेटा, उससे जाकर पूछ के आओ कैसे होता है। नरेंद्र मोदी वो बच्चा है इंडिया का जिसने तरक्की कराई है, जो इंडिया को अगर 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनाया है, और बहुत सारी चीज़ों में। वी हैव स्पोकन सो मच ऑन दिस। तो अब सारे कह रहे हैं यार वो जो करेगा ना सही करेगा, वो हमारे लिए अच्छे फैसले करेगा, यार उसको करने दो। दैट्स हाउ थिंग्स आर बीइंग शेप्ड। अब देखते हैं वाराणसी क्या करता है। ठीक है जी। जारी बात है, मोदी को वाराणसी में हराना तो मुश्किल ही होगा। देखिए ना, एन एरिया इज नोन एज ए टेम्पल टाउन। ठीक है जी। कई लोग कह रहे हैं रोड्स बड़े अच्छे हो गए हैं, कई लोग कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा हो गया, कई लोग रो रहे हैं महंगाई बहुत हो गई है। सो देर डिफरेंट। ठीक है जी। सो ये चीज़ें जो हैं दे टेल अस कि नरेंद्र मोदी की इकोनॉमी जो है उसने बड़ा फोकस किया है। और सबसे ज़्यादा तो देखिए उनको जो एडवांटेज है ना, उनके पास कोई ऐसी फोर्स नहीं है जो उनके सिस्टम को डिस्टेबलाइज कर सके। दे डोंट हैव अ फोर्स। ठीक है जी। उनके पास वो फोर्स नहीं है। हमारे पास ऐसी फोर्सेस मौजूद हैं जो निज़ाम को एक दफ़ा दड़म बड़म कर देती हैं। कहते हैं नहीं, निज़ाम को ऐसे चलाओ जैसे हम चाहते हैं, और फिर हमारे सियासतदान जो हैं वो भी ऐसे ही हैं, चल्ले बल्ले बेचारे। They don't have a common sense that how to get back the lost space। वो जो lost space है वो कैसे लेके आनी है, कैसे हमने करना है, ये चीज़ें अकल इस चीज़ पे लगाने की ज़रूरत है। सही है ना। सो वो इसीलिए आपको कहते हैं लो जी बहुत आगे निकल गया, उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखो। वो आपस में बेशक लड़ रहे हैं लेकिन इकोनॉमी से डिलीवर कर रही है, इकोनॉमी में कोई टेंशन नहीं है। इतनी सर्टेनिटी डाल दी इलेक्शंस में, इतनी सर्टेनिटी डाल दी कि इकोनॉमी हिली भी नहीं यार। ऑन कॉन्ट्रेरी दिस इज गुड फॉर इंडिया। अगर अनसर्टन माहौल होता, अगर उन्होंने मोदी साहब की पर्सनालिटी पे इन्वेस्ट किया, क्योंकि अब तो ये इंडिया के अंदर ये भी परेशानी बन गई है कि अब अगर मोदी आ गया तो क्या करेगा, व्हाट विल ही डू, क्या होगा और कैसे होगा और क्या कर सकता है। ठीक है ना जी, क्या कर सकता है वो। ये इस लेवल पे चीजें वहां पर डिस्कस हो रही हैं। अब वो क्योंकि कह रहा है मैं बड़ी मेजोरिटी से जीतूंगा, मैं जो है ना वो छोटी मोटी मेजोरिटी से नहीं जीतूंगा। ठीक है, 400 अब की बार मोदी सरकार, और 400 का नारा लगा हुआ है। तो वो जिसे कहते हैं ना पूजा भी बड़ी हो रही है, सारा कुछ बड़ा हो रहा है। वो मेरा ख्याल है क्या कन्याकुमारी गए हुए थे मोदी साहब। ठीक है। सो ऑब्वियसली ही इज अ डिवोटेड हिंदू, एंड ही हैज़ अ राइट टू प्रैक्टिस वट एवर ही वॉन्ट्स टू प्रैक्टिस। लेकिन एक चीज़ तो है ना कि मोदी साहब का जो कद है वो बहुत ऊपर निकल गया। वो इवन के आरएसएस बीजेपी के वो स्ट्रक्चर से भी ऊपर निकल गया। आज मे बी मोदी कहे ना कि आप बीजेपी वो अपनी नई पार्टी भी खड़ी कर ले तो मे बी लोग उसमें चले जाएं। मतलब दिस इज व्हाट आई बिलीव। आज मोदी साहब ये कहे कि मैं बीजेपी का हिस्सा नहीं हूं और मैं कोई और पार्टी बनाने लगा हूं, तो मे बी वो हर चीज़ अपने साथ बहा के ले जाए। दैट्स हाउ दैट्स हाउ इंडिया इज लाइक दिस। मेरी नज़र में ये मोदी फैसला करेगा सिस्टम का, क्योंकि उस मोदी साहब ने वो जो सिस्टम था जिसने मोदी साहब को खड़ा किया था उसको बहुत पीछे छोड़ दिया। सिस्टम पीछे रह गया, मोदी आगे चला गया। अब देखना सिर्फ 4 जून की बात है, अब देखते हैं कि क्या होता है। एक हमारे लिए तो बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है, पूरी दुनिया के लिए। लेट्स कीप वॉचिंग।